हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन जो इस बार नीट 2021 में आए थे। नीट 2021 पेपर का डिस्कशन हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। इसमें R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो GPP है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादन। जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट बनाता है वो सकल प्राथमिक उत्पादकता है। उसमें से कुछ प्लांट अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, भाई जितना भी उसने कार्बोहाइड्रेट शुगर बनाया, कुछ एक उसके रेस्पिरेशन में अपने खुद के लिए जो भोजन बनाया है खुद भी तो इस्तेमाल करेगा। तो अपने श्वसन के दौरान उसने जिसका इस्तेमाल कर लिया, जो बचेगा, मानिए उसने 100 ग्राम शुगर बनाई, 10 ग्राम इस्तेमाल कर ली अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, ATP जनरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे शुगर को इस्तेमाल कर लिया, तो 90 ग्राम बची। ये हमारी होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध लाभ जिसको बोले। नेट शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 90 ग्राम हुई। अगर 100 ग्राम बनाई है और 10 ग्राम यूज़ कर ली, अगर 180 बनाई, 40 ग्राम यूज कर ली, 140 होगी। तो कितनी बनाई, उसमें से जो इस्तेमाल कर लिया उसको आप लेस कर दीजिए। जो बचा, आपने कमाए 100 रुपये, 40 रुपये घर खर्च में लग गए, तो आपकी नेट सेविंग कितनी? 60। वही चीज़ यहाँ पे कि भाई बनाई कितनी है? GPP बनाई है उसने, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जो इस्तेमाल कर ली, रेस्पिरेटरी लॉस, जो बची वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेस्पिरेटरी लॉस ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो मियोसिस देखिए, सेल डिवीजन दो तरह का है, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई ये माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन क्या सेम बात है? मियोटिक और मियोसिस क्या सेम बात है? हाँ जी, सेम बात है। एक तो ये मन में बिठा लीजिए कि ये सेम है, मियोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस एक ही बात है। वैसे हम लोग ये लिखते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन के बाद जो बना वो मियोटिक सेल डिवीजन का उत्पाद है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, उलझ जाओगे आप, उलझो मत। हल्का सा एक कॉन्सेप्ट ये बना लो कि दोनों एक ही बात को द्योतक है, ऐसा समझ लो आप। माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो बना वो माइटोटिक सेल डिवीजन का उत्पाद हो गया। तो माइटोटिक, माइटोसिस, मियोटिक, मियोसिस, आप इस चीज़ को ऐसा मान लो कि सेम है। मियोसिस सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। माइटोटिक सेल डिवीजन जो है, माइटोसिस, ये इक्वेशनल सेल डिवीजन है। और मियोसिस जो है ये रिडक्शनल सेल डिवीजन है। माइटोसिस और मियोसिस, ये हमारा माइटोसिस जो है इक्वेशनल सेल डिवीजन, मतलब समसूत्री। समसूत्री का मतलब पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम है 32, डॉटर सेल्स में भी उतने ही रहेंगे 32। और एक माइटोसिस डिवीजन पूरा होने पे एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगी। ठीक, माइटोसिस ज़्यादातर आपको देखने को कम मिलेगा जब मल्टी सेलुलर जो कॉम्प्लेक्स, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रोथ के समय। उनकी ग्रोथ कैसे होती है? माइटोटिक सेल डिवीजन से होती है। और रिपेयर के समय, रिपेयर कहीं पर टूट फूट हो गई, कुछ सेल्स डेड हो गई, उसकी पुनरावृत्ति के लिए, बनने के लिए और
रिपेयर के लिए, सेल्स के नंबर को दुरुस्त करने के लिए माइटोटिक सेल डिवीजन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मियोटिक सेल डिवीजन कब होता है? मियोटिक सेल डिवीजन, बहुत सारे बच्चे ये धारणा बना लेते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है। हाँ, गैमीट फॉर्मेशन के समय तो होता है, लेकिन हमेशा मियोटिक गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है, ये बात सच नहीं है। मियोटिक ज़्यादातर जो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें मियोसिस डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक बात है, लेकिन अगर हम इसको ये बोलेंगे कि मियोटिक डिवीजन ऑलवेज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट द करेक्ट। मियोटिक डिवीजन 3 फेजेस में 3 स्टेज पे हो सकता है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल के हिसाब से, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन और आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो जाइगोटिक मियोसिस भी है, गैमेटिक मियोसिस भी है, स्पोरिक मियोसिस भी है। हम मियोसिस को 3 तरह के मियोसिस में बांट सकते हैं: स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के समय, जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, और स्पोरिक मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के समय। तो मियोसिस डिवीजन रिडक्शनल सेल डिवीजन है, ये 2 फेजेज में होता है। माइटोटिक 1 फेज में हुआ था, मियोटिक 2 फेज में होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, पूरे का पूरा क्रोमोसोम। इसलिए मियोसिस 1 कंप्लीट होने पे पेरेंटल सेल में जो भी क्रोमोसोम नंबर था, डॉटर सेल में हाफ हो जाएगा। यहाँ x था तो x/2 हो जाएगा डॉटर सेल में। तो अगर 32 था 16 हो जाएंगे। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब मियोसिस 2 में ये डॉटर सेल पेरेंटल सेल की तरह बिहेव करेगी। अगली जनरेशन के लिए ये पेरेंटल सेल है। तो अल्टीमेटली मियोसिस जब कंप्लीट होगा तो एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल बन जाएंगी और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। अब हम लोगों ने बोला हम लोगों ने क्या बोला कि भाई मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 1 सेल से 2 सेल और 2 सेल की 4 सेल। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो वो हाफ के हाफ ही बने रहे। पहले में मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पूरे का पूरा ऐसा चला गया था। मियोसिस 2 में क्या होगा, ये क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाएगा। ये क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाएगा और ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड फ्यूचर सेल के क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछी है, ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है। उसने पूछा है विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो हमारा जवाब होगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब है एनाफेज 2। अगले क्वेश्चन पे आइए। मैच द फॉलोइंग: क्रिस्टी, सिस्टर्नी, सेंट्रोमियर, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या है? सैक लाइक, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है, सैक लाइक। तो डी के अपोजिट आ जाएगा फर्स्ट। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी है हम लोग की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स, वो है क्रिस्टी। तो इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ए के अपोजिट आ गया 2। सिस्टर्नी क्या है? डिस्क शेप सैक्स इन गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नी। डिस्क शेप सैक इन गोल्जी बॉडी, बी के अपोजिट आ जाएगा 3। और सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। तो सी के अपोजिट आ जाएगा 4, A2, B3, C4, D1। ओके, ये इसका करेक्ट मैच हो गया। डायडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन, देखिए स्टेमेंस का जो अरेंजमेंट है उस हिसाब से स्टेमेंस मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस होते हैं। तो स्टेमेन क्या है? स्टेमेन यूनिट है। व्हाट इज स्टेमेन? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम की यूनिट है। स्टेमेन में आप देखेंगे एंथर और फिलामेंट। तो ये जो एडेल्फस कंडीशन, डायडेल्फस कंडीशन, एंथर में फिलामेंट तो
यूनाइट हो गए, एंथर अलग अलग है, वो कहलाएगा एडल्फस। और ये आपको मोनो एडल्फस, जैसे चाइना रोज में अगर एक बंडल बना रहा है, अगर ये स्टेमेन के फिलामेंट यूनाइट होके एक बंडल, सिंगल बंडल बना रहे हैं, तो वो कहलाएंगे मोनो एडल्फस। अगर वो दो बंडल 9+1 का अरेंजमेंट, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा किसमें, पैप्लियोनिएसी में, पैप्लियोनिएसी में 9+1 का अरेंजमेंट है, तो फिलामेंट के दो बंडल हो जाएंगे, एक बंडल में 9 एक साथ हैं, एक अकेला, वो डायडल्फस कंडीशन। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, पी प्लांट यहाँ पे एग्जांपल है किसका, पैप्लियोनिएसी का। तो पैप्लियोनिएसी में आपको डायडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। चाइना रोज, सिट्रस, चाइना रोज में मोनो एडल्फस है, सिट्रस में पॉली एडल्फस है। चाइना रोज आपका मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल है, और मालवेसी फैमिली में मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। तो चाइना रोज में मोनो एडल्फस कंडीशन है, सिट्रस में पॉली एडल्फस कंडीशन है, पी प्लांट में डायडल्फस कंडीशन है। एडल्फस का मतलब उनके यूनिट होने के तरीके को हम लोग एडल्फस बोल रहे हैं। डायडल्फस दो बंडल मिल रहे हैं किसके, फिलामेंट के। मोनो एडल्फस एक बंडल। फिलामेंट क्या है, पार्ट ऑफ स्टैमेन। स्टैमेन आपका क्या है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, पुंकेसर। तो उसमें एंथर आपको मिलता है जिसमें स्पोरेंजियम है, और फिलामेंट आपको मिलता है। ठीक, आंसर क्या हो गया, पी प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट। जो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन आ गए, ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, तो ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटोगैमी, क्लिस्टोगैमी। अब आप समझ लीजिए इसको भैया, आप ये देखो, ये है फ्लावर, एक मिनट, ये फ्लावर है जो प्लांट पे है, चलिए ब्रांच है, ये फ्लावर है। ये आपका दूसरा प्लांट ब्रांच, और उस पे ये हमारा फ्लावर। ठीक है, अब आप देखिए, हम लोग चालू करते हैं एक तरफ से। ये यहाँ से निकला, ये पुंकेसर, फिलामेंट, एंथर से निकला पॉलन ग्रेन, और मैं निकला गड्डी लह के, और गड्डी लह के ये निकला, और यहाँ जाके इसी फ्लावर के कार्पल पे ये लैंड कर गया, स्टिग्मा पे। ठीक है जी, इस प्लांट के, इसी प्लांट के एक ब्रांच पे एक फ्लावर से निकला पॉलन ग्रेन, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, खुद की खुद से, ऑटो स्वतः अपने आप, गैमी, गैमी मीन्स फ्यूजन और मैरिज। उसी प्लांट के उसी फ्लावर से निकला पॉलन ग्रेन, उसी फ्लावर के कार्पल पे लैंड कर गया, इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। यहाँ से निकला पॉलन ग्रेन, तो मैं निकला गड्डी लेके हो, और यहाँ आके लैंड कर गया दूसरे फ्लावर पे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। तो ये क्या है, ये जिटनोगैमी, जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी में आप देखिए, लेकिन इसकी जेनेटिक मेकअप नहीं बदल रहा, क्योंकि प्लांट का जेनेटिक मेकअप जो है वो फ्लावर का भी वही है, सेम है, जेनेटिक मेकअप नहीं बदल रहा।
ये हो जाएगी जिटनोगैमी। और जीनोगैमी में क्या है कि इसका जो निकला था पॉलन ग्रेन यहाँ से गड्डी ले के, वो गड्डी ले के दूर तक चला गया और इस प्लांट के फ्लावर पे आ गया। तो अब आपका जो सीन बना वो सीन बना जीनोगैमी का। जीनोगैमी, जीनो का मतलब अननोन, जो चीज़ हमें नहीं मालूम, कहाँ से तू आया कहाँ जाएगा। ये पॉलन ग्रेन किस प्लांट का है, कहाँ से आया, इसको नहीं पता, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया, यहाँ से निकला। तो ये है जीनोगैमी। अननोन आदमी से शादी कर ली उसने, जीनो अननोन, गैमी फ्यूजन मैरिज। तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी में खुद का खुद से, उसी फ्लावर का उसी फ्लावर पे, तो उसी फ्लावर का उसी फ्लावर प्लांट तो होगा। दूसरे में उसी फ्लावर का निकला पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, प्लांट वही है, वो हो जाएगा जिटनोगैमी। और जीनोगैमी में वो जाने कहाँ से तू आया कहाँ जा रहा, यहाँ आके लैंड कर गया। तो ये जीनोगैमी कहलाएगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जेनेटिकली डिफरेंट। यही उसने पूछा, क्वेश्चन यही था। इतनी देर से जो भूमिका बनाई मैंने, क्वेश्चन यही था, पूछा गया आपसे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट। अब दूसरी जगह से है, जेनेटिकली डिफरेंट होगा, तो क्या हो जाएगा वो जीनोगैमी। आंसर को टिक लगाइए, 4 नंबर जेब में डालिए और आगे की तरफ रुक कर लीजिए। चलिए, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड, आपकी बुक का 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ये हमारा ऑक्सीजन का टाइप है, 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सीजन। 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज टू किल डाइकोटिलिडनट वीड्स, डाइकॉट के खरपतवार को मार डालेगा। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इज आल्सो अ सिंथेटिक ऑक्सीजन बट नॉट यूज टू कंट्रोल वीड्स। NaA ये भी हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है, बट इसको वीड्स को, खरपतवार को कंट्रोल करने में इस्तेमाल नहीं। खरपतवार क्या है? खरपतवार वो है जो ऐसी जगह पे उगाते हैं पौधे जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या जहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर रहे, जहाँ पे आप उनको नहीं चाहते, वो खरपतवार है। आपने तो मोनोकॉट ग्रास लगाई है, ग्रामनी फैमिली की ग्रास, बढ़िया कि आप सुबह उठ के उस पर नंगे पाँव टहलो और अपने सुख सपनों में खो जाओ, लेकिन वहाँ बीच बीच में अगर डाइकॉट के प्लांट उगाएंगे तो आपको दुख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं एज अ वीड किलर। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो एल्गी की 3 क्लासेज हैं, क्लोरोफाइसी, हैप्पी दिवाली, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। ग्रीन एल्गा में आपको रिजर्व फूड मटेरियल क्या मिल रहा है? स्टार्च। ब्राउन एल्गा में रिजर्व फूड मटेरियल क्या मिल रहा है? मैनिटॉल। ठीक है, और रेड एल्गा में हम लोग को मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गा में। तो क्लोरोफाइसी में आपको स्टार्च, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, ग्रीन एल्गा में, ब्राउन एल्गा में मैनिटॉल, और रेड एल्गा में फ्लोरिडियन स्टार्च। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गा है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा है, ग्रासिलेरिया रेड एल्गा है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है। जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ब्राउन एल्गा। एक्टोकार्पस को चुन लीजिए, आगे बढ़िए, 4 नंबर मिल गया आपको। DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed। DNA स्ट्रैंड को आपने किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसको आपने स्टेन कर लिया एथिडियम ब्रोमाइड से। तो इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे, देखना चाहेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कैसे अपीयर होते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के, आपकी बुक की लाइन है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं
जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन कर लिया और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालेंगे। म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय गामा रेज। इवन हम लोग का पूसा में इन्होंने लगा रखा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में इन्होंने लगा रखा है गामा रेस का प्लांट, और गामा रेस से म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। भाई कोई मानिए आप डिज़ायर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वीट में, राइस में, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जर्म प्लास कनेक्शन करेंगे, देखेंगे क्या वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर किसी वाइल्ड वैरायटी में, किसी वैरायटी में है, कोई जीन अवेलेबल है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम म्यूटेशन के द्वारा वो जीन जनरेट करने की, वो क्वालिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो म्यूटेशन इंड्यूस किससे करवाते हैं प्लांट में? गामा रेस से। गामा रेस की सहायता से म्यूटेशन इंड्यूस कराए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आए। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं और नंबर बढ़ा रहे हैं। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज नोन एज सिंपल टिश्यू। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू हमारे जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, तो इसके अपोजिट आपका आ जाएगा ए के अपोजिट 2। सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, इसके अपोजिट आ जाएगा बी के अपोजिट 4, A1 B4। सी के अपोजिट आ जाएगा, ए के अपोजिट 2 है सॉरी, B4 A2 B4 C1। और डी सेल्स विद हाईली लिग्निफाइड थिकेंड एंड नैरो ल्यूमन, वो स्क्लेराइड्स होते हैं। स्क्लेरिड्स हमारे, स्क्लेरिड्स एग्जाम्पल हैं स्क्लेरेनकाइमा के। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हाईली थिकेंड है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल। स्क्लेरिड्स हाईली थिकेंड, लिग्निफाइड भी हो सकते हैं। हाईली थिकेंड वॉल है, नैरो ल्यूमन है, डेड सेल्स हैं स्क्लेरिड्स इसका एग्जाम्पल। डी के अपोजिट आ जाएगा 3, तो A2 B4 C1 D3। A2 B4 C1 D3, ऑप्शन नंबर A is the correct choice to make. You should go with option number 1. Which of the following is the correct sequence of step in PCR polymerase chain reaction? किसने डिस्कवर किया था? कैरीमोलिस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप है। सबसे पहले आप हीट कर देंगे डीएनए को हीट करेंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचर्ड हो गया जब आपने हीट किया, तो ये स्टेप होता है 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब आप डीएनए को हीट करेंगे, डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए विल टर्न इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। उसके बाद एनीलिंग में इस पर प्राइमर आके अरेंज हो जाएंगे, प्राइमर लग जाएगा जिसको हम लोग एनीलिंग बोलते हैं। तो प्राइमर आके ये 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड पे 5th और 3rd प्राइमर लग गया। ये 5th, ये आपका 3rd प्राइम एंड इधर ये 5th और 3rd प्राइमर लग गया। इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। के बाद अगला स्टेप है एनीलिंग, जो 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो पहला स्टेप 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा स्टेप 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके बाद 72 सेंटीग्रेड पे एक्सटेंशन होता चला जाता। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। और इसमें जो एंजाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टेक पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि आपने थर्मस एक्वेटिकस नाम के आर्कीबैक्टीरिया से निकाला, क्योंकि वो थर्मस एक्वेटिकस आर्कीबैक्टीरिया ऐसी जगह पे, ऐसे हैबिटेट में मिलता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो एंजाइम है हीट करने पे ख़राब नहीं होता। वैसे आप जानते हैं ज़्यादातर एंजाइम हीट करने पे ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपकी बुक की लाइनें हैं, लेकिन ये टेम्परेचर वहाँ पे नहीं दे रखा, इसको आप नोट कर लें पॉज करके लेक्चर को। डीनेचुरेशन 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, एनीलिंग 40 to 60 पे और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। आगे देखते हैं मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। लेंटिसल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम ऑलमोस्ट क्रश हो गए हैं क्योंकि वुड बन गई है। वुड बनने से कुछ एक कॉर्टिकल सेल्स और एपिडर्मल लाइनिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती। उसको बनाने के लिए दोबारा कॉर्टिकल सेल्स और एपिडर्मल लाइनिंग को बनाने के लिए कुछ कॉर्टिकल सेल्स में डिवीजन की क्षमता आ जाती, जिनको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, इसको फेलोजन भी बोलते हैं।
तो बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा, बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा, और अंदर की तरफ क्या बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। ये सेल्स डिवाइड होंगी, बाहर की तरफ कॉर्क बनाएंगी जिसको हम लोग फैलम भी बोलते हैं, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम लोग फैलोडर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग फैलोजन बोलते हैं। तो फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। कॉर्क कैम्बियम डिवाइड हुई, बाहर की तरफ बनाया कॉर्क और अंदर की तरफ बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से लिखता हूँ, देखिए। कॉर्क कैम्बियम बना है कहाँ पे, कुछ कॉर्टिकल सेल्स में ये क्षमता आ गई कि वो डिवाइड हो सकती है। तो बाहर की तरफ डिवाइड होके बना रहा कॉर्क और अंदर की तरफ डिवाइड होके ये बना रहा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ कॉर्क जिसको हम लोग फैलम भी बोलते हैं, इसको फैलोजन बोलते हैं, और अंदर की तरफ फैलोडर्म। फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। ठीक, इन तीनों को मिला के फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, पेरिडर्म बोलते हैं। आइए, अब लेंटिसिल्स क्या है, लेंस लाइक ओपनिंग है जो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कॉर्क में लेंस लाइक ओपनिंग है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो लेंटिसिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करते हैं। कॉर्क कैम्बियम हमारी फैलोजन है, ए के अपोजिट आ गया है 3, बी के अपोजिट आ गया है 1। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म बोलते हैं। अभी आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए सी के अपोजिट 4। और कॉर्क क्या है, कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन देखने को मिलता है। कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन होगा, इस वजह से ये इम्परमियस टू वाटर होता है। इसके अपोजिट लिख लीजिए 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है, वॉटसन क्रिक ने प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। बाद में जेम्स वाटसन ने भी सेंट्रल डोगमा दिया। तो सबसे पहले सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया, जो कहता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल है। सेंट्रल डोगमा मीन्स इट सेज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल। ये क्या बात हुई, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके पास है, इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास कि कैसी प्रोटीन बननी है। तो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए खुद तो काम कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये है न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियो के अंदर है। ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलीमर है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियर पोर से बाहर नहीं आ सकता। तो इसने अपनी जो जानकारी है किस पे ट्रांसफ़र कर दी, आरएनए पे। मैसेंजर आरएनए बना, वो जो कोड है वो इस पे आ गए। मैसेंजर आरएनए बाहर आया और उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो वो जो गुप्त भाषा में जानकारी लाया कि भैया ट्रिप्सिन बना लो या इंसुलिन बना लो या कुछ भी जो जानकारी वो लाया है, उस जानकारी के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से। तो सबसे पहले हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे मैं डीएनए पे आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए के प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है। तो सी तो है ट्रांसलेशन और डीएनए पे डीएनए का बनना है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ए है हमारा रेप्लिकेशन, डीएनए पे डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन अपनी प्रतिलिपि बनाना। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए से आरएनए का ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बन जाएगी। तो आपको ये चुन लेना चाहिए, ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, डी प्रोटीन। ये सही इसका मिलान है। ठीक, चलिए आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। मैच्योर सिव सेल्स एलिमेंट पोजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। एक प्रमुखता, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको मिलेगा। मैच्योर सिव सेल में ई न्यूक्लिएटेड होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और उसके जो भी एक्टिविटी है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन, सहायक सेल, कंपेनियन सेल। तो यही वाला इसका जवाब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल्स। माइक्रोबॉडीज क्या है? ग्लाइऑक्सिजोम परऑक्सिजोम माइक्रोबॉडीज में आते हैं। तो माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट बोथ इन, चलिए दोनों में है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है? तो न्यूक्लियर, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, इनके बीच में जो स्पेस है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल और बाहर साइटोप्लाज्म, उनके बीच में बैरियर क्रिएट कर रहा है। जी बैरियर एक बाधा बना रहा है, सही है। माइक्रोबॉडीज दोनों में मिलती हैं, सही है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड RNA मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर जहाँ जहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो छिद्र देखने को मिल रहे हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो छिद्र देखने को मिल रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल, ये बात भी ठीक है। ये भैया RNA बना बाहर चला जाएगा, प्रोटीन जो RNA के सिंथेस, RNA के ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बाहर बनी, अगर ज़रूरत है तो वो अंदर आ सकती है। एक्ट एज पैसेज फॉर बोथ फॉर प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो RNA बाहर, प्रोटीन अंदर, ये चल रहा प्रोग्राम। तो गलत क्या है स्टेटमेंट? गलत ये है कि मैच्योर सीव एलिमेंट्स पोजेस कॉन्सिपिक्वस न्यूक्लियस। मैच्योर सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसको चुनिए, आगे बढ़िए। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, विच मैकेनिज्म फॉर कंपिटिटिंग स्पीसीज माइट इवॉल्व टू देयर सर्वाइवल। देखिए ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे बाज भी रह रहा है, फाल्कन भी रह रही है, और इस पेड़ पे छोटी छोटी चिड़िया भी रह रही है। तो एक ही पेड़ को यूज़ कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो दो स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में जो मुकाबला हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है टू यूटिलाइज अ नेचुरल रिसोर्स, उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेचर में है, प्रकृति में है। मानिए रिवर बह रही है, जंगल है आपका, गिर राजस्थान का जंगल, कोई भी जंगल है, और वहाँ पे एक नदी बह रही है, एक ही नदी है। उसी नदी से पानी पीने लॉयन भी आ रहा है, उसी नदी से पानी पीने टाइगर भी आ रहा है, और उसी नदी से पानी पीने डियर भी आ रहा है। तो उनके बीच में कंपटीशन है पानी पीने का, कि भाई लॉयन की प्रेजेंस में डियर नहीं आ सकता, या टाइगर की प्रेजेंस में डियर नहीं आ सकता। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो क्या तरीका ऐसा निकाल लिया जाएगा कि उनको अपने सर्वाइवल से मतलब खतरा ना रहे, उनको अपने अस्तित्व पे खतरा ना रहे, अपने अस्तित्व को बचाए रखने का क्या तरीका निकाला। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग है। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग ये है कि भाई रिसोर्स एक ही है, नदी बह रही है, तो वो हिरन देखेगा कि अगर 4 बजे या 6 बजे आके लॉइन पानी पी रहा है तो उसको समय को मैं अवॉइड करूं। सीधी सी बात, आप ये समझ लीजिए एक एप्पल आईफोन घर में है और आपका बड़ा भाई आपको देता नहीं, तो आप क्या करोगे? जब वो सो जाएगा तब आप उसको इस्तेमाल कर लोगे। रिसोर्स पार्टीशनिंग। बाकी समय तो वो अपने प्राण से प्यारा उसको रखता नहीं है, लेकिन आखिर कभी तो आपके भाई साहब सोएंगे, तो जब आपके भाई साहब सो रहे हैं तब आपने इस्तेमाल कर लिया। रिसोर्स पार्टीशनिंग, इस तरह का तरीका बनाया कि तुम भी उसको इस्तेमाल कर लो, हम भी इस्तेमाल कर लें। तो वही चीज़ पेड़ के लिए कि पेड़ पे फाल्कन की प्रेजेंस में बर्ड्स उसको अवॉइड कर रही हो। फाल्कन जब गया अपना काम धंधे पे, रोज़मर्रा की जीवनचर्या पे भोजन कमाने, फॉरेज के लिए, तब ये यहाँ आ गई। ऐसा हो सकता है, होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग करते हैं। गैमा प्रेजेंट इन, गैमा तो आपको क्या मिलेंगे? ये आपकी ये सेक्सुअल बर्ड्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर ग्रीन बर्ड्स हैं, जो आपको मिलेंगी किस में? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में किस में? लीवरवर्ट्स में। लीवरवर्ट्स और मॉसेज हम लोग पढ़ेंगे। लीवरवर्ट्स मॉसेज में आपको ये लीवरवर्ट्स में मिलते हैं गैमा। गैमा कप में होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करिए। सबसे पहले कह रहा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया। प्रोटोप्लास्ट क्या है पहले तो ये समझिए, फिर फ्यूजन क्या है वो समझिए। कोई भी प्लांट
प्लांट सेल और फंगल सेल, कोई भी ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल हो। तो प्लांट सेल में बाहर की तरफ आपको पता है सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। इफ़ वी रिमूव सेल वॉल बाय मीन्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइम की सहायता से अगर हम सेल वॉल रिमूव कर दें, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो पीछे जो रह जाएगा वो प्रोटोप्लास्ट है। सीधी सी बात, किसी भी सेल में जिसमें सेल वॉल होती है, any cell which possess cell wall, if we remove cell wall by means of enzymatic action, what is left behind that is known as protoplasm. अब प्रोटोप्लास्ट रह गया, आपने दो अलग अलग प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा दिया, पोटैटो का टोमेटो के साथ फ्यूजन करवा दिया, तो बन जाएगा एक नया प्रोडक्ट पोमेटो। आप अलग अलग दो पोटैटो टोमेटो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराया तो उसका रिजल्ट हो जाएगा पोमेटो, पोटैटो टोमेटो। दो प्लांट सेल अलग अलग सेल के प्रोटोप्लास्ट को हम लोग फ्यूज करा सकते हैं। तो पहले के अपोजिट तो लिख लीजिए 2। ठीक, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर अगर हम लोग कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसका बेस क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर्मेशन में हम लोग कोई भी प्लांट सेल ले लें और उससे हम लोग नया प्लांट बना लें। प्लांट सेल में हम देखते हैं ये कैपेबिलिटी होती है कि उसका अगर हम लोग कल्चर फॉर्मेशन करें, उसको सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम दें, सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल पीएच, ऑक्सीजन वगैरह दें, तो प्लांट सेल डिवाइड होते होते नया प्लांट, पूरा प्लांट बना लेती है। ये जो कैपेसिटी है प्लांट सेल की, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, और इस प्रोसीजर को हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। मेरिस्टेम कल्चर, अगर किसी प्लांट्स के मेरिस्टेम का हम कल्चर करेंगे तो हम वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। वायरस फ्री प्लांट्स कैसे, क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल्स का डिवीजन इतना फास्ट होता है कि वायरस उसमें वायरस को रेप्लिकेट करने का समय चाहिए, उतना समय उसको मिलता नहीं, बड़ी तेज़ी से डिवाइड हो रही है। इस वजह से मेरिस्मेटिक सेल्स में वायरस इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसमें आप लिख लीजिए 4। माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन की सहायता से सोमा क्लोन्स जनरेट किए जा रहे हैं। सोमा बॉडी क्लोन्स एक जैसे। माइक्रो प्रोपोगेशन आप करा रहे हैं तो माइक्रो प्रोपोगेशन से जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी नहीं आ रही, वो उसी का बार बार आपने फोटोकॉपी की मशीन लगा दी और उससे फटाफट को फोटोकॉपी हो रही। माइक्रो प्रोपोगेशन बहुत स्पीड से करा गया प्रोपोगेशन और उसमें सोमा क्लोन्स जनरेट हो रहे हैं। तो ए के अपोजिट 2, बी के अपोजिट 1, सी के अपोजिट 4, डी के अपोजिट 3। A2, B1, C4, D3 आप इसको चुन लीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ गैमीट बाय पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय डायग्राम कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट, रेगिनाल्ड सी प्यूनेट ने, ब्रिटिश जेनेटिस्ट, उन्होंने इसको सजेस्ट किया था। ये क्या है, चेकर बोर्ड टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग ये हमने स्क्वायर बनाया। लेफ्ट हैंड साइड पे गैमीट प्रोड्यूस बाय वन ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच के क्रॉस के रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग, भाई पहले ज़माने में कंप्यूटर वगैरह थोड़ी ना थे, मोबाइल फ़ोन थोड़ी ना थे, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो कैसे अगर आप उसको हर बार की कितनी तरह के गैमीट ऐसे ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे, दिक्कत है। तो एक तरफ लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे एक ऑर्गेनिज्म के गैमीट, ये कितनी तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म 4 तरह के, और ये वाला ऑर्गेनिज्म 2 तरह के। तो उसको समझने के लिए, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप इन अ गिवन जेनेटिक क्रॉस, वी कैन ड्रॉ द प्यूनेट स्क्वायर एंड वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द आउटकम। और हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी कितने तरह के जाइगोट बन सकते हैं। तो ये ने 4 तरह के गैमीट बनाए। ये कितनी तरह के बनाएगा, 2 तरह के। ये अब इस वाले गैमीट का फ्यूज़न इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इस वाले गैमीट का फ्यूज़न इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो हमारे 8 जाइगोट बन गए। और अगर ये भी, अगर डाई हाइब्रिड होता तो ये भी 4 तरह के गैमीट बनाता, तब प्यूनेट स्क्वायर हमारा 16 ब्लॉक्स का होता, 16 स्क्वायर का होता। ठीक है, इधर भी 4 गैमीट होते। तो ये प्यूनेट स्क्वायर है, इसको आप प्यूनेट स्क्वायर को टिक करिए, आगे बढ़िए। Genera like Sclezinella and Salvinia produce 2 kind of spores, such plants are called। वो जेनरा, टेरिडोफाइट के जेनरा जो 2 तरह के प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। माइक्रो एंड मेगास्पोर्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस मतलब
हीट्रोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर, हीट्रो, और होमोस्पोरस मतलब एक ही तरह के सम। तो हीट्रोस्पोरस इसका सही जवाब है। बहुत इनका ये हर दूसरे साल पूछते हैं, सैजिनेला साल्विनिया हीट्रोस्पोरस दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेट जो भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की सॉइल में है किसी भी समय पे, उसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, एमेंसेलिज्म क्या है? तो 6 तरह के इंटरेक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में 6 तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं। म्यूचुअलिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, ठीक है जी, पैरासिटिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म। अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं रिलेशन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, कंपटीशन में दोनों का हार्म हो रहा। प्रीडेशन, प्रीडेशन में जो एक है प्रीडेटर है उसको फ़ायदा, प्रे को घाटा। इसमें एक को फ़ायदा एक को घाटा। पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को घाटा, होस्ट को घाटा, और जो पैरासाइट है उसको फ़ायदा। कॉमन सेलिज्म में आपको देखने को मिलेगा कि एक को फ़ायदा और एक को कुछ भी नहीं। एमेंसेलिज्म में एक को घाटा और एक को कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर आपका एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ को घाटा एक को कुछ भी नहीं, ये हमारा पहले वाला इसका आंसर है। तो 6 तरह के इंटरेक्शन है, याद रख लीजिएगा और उनकी वो कर लीजिएगा तैयारी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन, गटेशन। कोहेजन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में उनका अट्रैक्शन लिक्विड फेज में ज़्यादा होता है। वाटर मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन जो शो कर रहे हैं वो कॉमन कोहेजन है, तो इसका आ जाएगा 2। एडिशन, वाटर मॉलिक्यूल आप देखेंगे कि पोलर सरफेस के जैसे हमारी ट्रैकिड्स और वेसल्स की वॉल है उसके साथ भी अटैच होते हैं, तो अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेस दैट इज कॉल्ड एडिशन। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। सरफेस टेंशन, गटेशन है वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, हाइड्रोथोट से होता है वाटर लॉस इन लिक्विड फेज दैट इज नोन एज गटेशन। इसके अपोजिट लिख लीजिए 3। सरफेस टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, वाटर मॉलिक्यूल में गैसेस फेज की बनस्पत लिक्विड फेज में ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन डेवलप होती है। तो सी के अपोजिट आप लिख लीजिए 1, 2, 4, 1, 3। आंसर है 2, 4, 1, 3। इसको आप टिक कर लीजिए, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? पीसीआर में क्या चीज़ हमारे मतलब काम में नहीं आती? मॉलिकुलर डायग्नोसिस, पीसीआर अगर हमें मॉलिक्यूल की प्रेजेंस निकालनी है तो हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस के लिए पीसीआर कर सकते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन, उसका कारण ही है जीन एम्प्लीफाई कर रहे हैं, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में भी पीसीआर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। आइसोलेटेड प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन में पीसीआर का रोल नहीं है, जीन म्यूटेशन में तो रोल है। जीन म्यूटेशन को जांचने के लिए हम लोगों ने अगर निकाला है किसी सोर्स से डीएनए तो उसको पहले हम लोग पीसीआर करा सकते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन जो कि बायोटेक में आखिरी में हम लोग डिजायर्ड प्रोटीन प्राप्त करने का जो हमारा बायो रिएक्टर्स है उस स्टेप में रोल आता है, आइसोलेट प्रोटीन को करके प्यूरिफायर, उसमें पीसीआर का रोल नहीं है, तो आपको सी ऑप्शन चुन लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैरागिन? कैरागिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो रेड एल्गा है कैरागिन को प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गा हमारा कैरागिन को प्रोड्यूस करता है, इसको आपने रट लेना है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी इज जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी इज जनरली अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड क्या बनता है? पिरामिड आप इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे फूड चेन की, सबसे नीचे हम लिखेंगे प्रोड्यूसर, उसके ऊपर कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से हम बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो सबसे निचला ब्लॉक हमारा बता रहा है ग्रीन प्लांट को, प्रोड्यूसर को, उसके ऊपर का ब्लॉक बता रहा है हर्बीवोर को, उसके ऊपर का ब्लॉक बता रहा है फर्स्ट डिग्री कार्निवोर को, सेकेंडरी कंज्यूमर को। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ज़्यादा अपराइट होता है। अपराइट का मतलब है ये शेप आना, मतलब निचला ब्लॉक सबसे चौड़ा, उसके बाद वाला ब्लॉक उससे कम, उसके बाद वाला ब्लॉक उससे कम लेंथ। तो अगर ब्लॉक की लेंथ कम होती चली गई तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इस तरह का आपको शेप देखने को मिल रही है जो अपराइट पिरामिड की शेप ऐसे होती है और इन्वर्टेड पिरामिड की शेप ऐसे हो जाएगी उल्टी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हम लोग देखते हैं केवल 10% एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। जितनी भी एनर्जी यहाँ पे 100 जूल है तो यहाँ पे 10 जूल ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, आगे 1 जूल ही ट्रांसफ़र होगी। 10% फ्लो ऑफ एनर्जी ये लॉ है। तो 10% एनर्जी आगे जाती है, ऑलवेज अपराइट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे यहाँ पे पहले क्या होगी? ग्रास होगी, ग्रीन प्लांट्स, ग्रासलैंड बोल घास के मैदान। तो ग्रास का जो नंबर है सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर डियर के ऊपर वुल्फ और वुल्फ के ऊपर टाइगर, तो नंबर कम होता चला जाएगा। तो ये भी हमेशा अपराइट होता है, ये बात भी ठीक है। अब इन दोनों में से हमें चुनना है कि कौन सा। पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी इन जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी इज जनरली अपराइट। तो जनरली इन्वर्टेड इसको चुन लीजिए। बायोमास भाई फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले, बायोमास कह रहा, नंबर नहीं कह रहा। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा? फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस। और यहाँ पे कर लीजिए आप पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ बायोमास हम देखेंगे बढ़ता चला जाता है। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे इसलिए हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन का तो मास बहुत कम है, जू प्लैंक्टन का उससे ज़्यादा है, स्मॉल फिशेस का उससे ज़्यादा है। लेकिन ये सस्टेन कैसे किया? क्योंकि इनका प्रोडक्शन रेट बड़ा तेज़ है। आपने घर में 1000 लोगों की वो रखी मैरिज पार्टी, तो पंगत, पहली पंगत, दूसरी पंगत वो इतनी तेज़ी से निपट रही है, मतलब इतनी तेज़ी से यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं कि वो 2000 लोग भी खा लेंगे। तो इतनी तेज़ी से इनका प्रोडक्शन फाइटोप्लैंक्टन का हो रहा है कि लार्ज वाली मछली भी छोटी मछली के ऊपर सर्वाइव कर रही है। तो बायोमास तो उसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन बहुत तेज़ है, ये बात है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ जनरली इन्वर्टेड होता है ज़्यादातर। पिरामिड, तो इसमें से पूछा था कि इनकरेक्ट कौन है, नॉट करेक्ट, तो करेक्ट यही, इनकरेक्ट यही है, इन्वर्टेड होता है। तो इनकरेक्ट कौन है? पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट, ये हमारा इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, आपका जवाब क्या होगा? ये वाला, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हुए। अगली स्लाइड में फिर आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। इनको एंजॉय करिए। अगले स्लाइड में फिर से 25 क्वेश्चन आपके लिए। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। आपको सेशन अच्छा लगा, एक लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। और जो बच्चे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चाहते हैं, सुमो बायोलॉजी ऐप आ गया है, सुमो बायोलॉजी ऐप के साथ जुड़िए। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मेरे साथ आप नीट की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।